सुबह का समय, हल्की धुंध के बीच गांव नजर आता है। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर और पहाड़ों से घिरे खेत। ये गांव बाकी गांव से अलग था क्योंकि इसके चारों ओर घना जंगल फैला है। गांव में एक लड़की राधिका, जो एकदम सीधी सादी लड़की थी, मासूम लेकिन बहुत साहसी थी। वो जंगल के पास बने अपने छोटे से घर में अपनी दादी के साथ रहती थी। राधिका, आज जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना बेटा। अरे दादी, रोज तो जाती हूँ, डर क्यों रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने वहाँ किसी के साए को देखा है। राधिका दादी की बात को हंसी में उड़ा देती है और जंगल की ओर चली जाती है। वो फूल तोड़ती है, चिड़ियों की आवाज सुनती है, लेकिन तभी पेड़ों के बीच कोई परछाई झलकती है। वहाँ कौन है? वहां पर बस ठंडी हवा चल रही थी और फिर अचानक पेड़ हिलने लगते हैं। राधिका को महसूस होता है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वो डरकर गांव की ओर भागती है, लेकिन जब गांव पहुंचती है तो देखती है कि वहां हलचल मची हुई है। गांव के एक आदमी ब्रजमोहन काका की हालत खराब है। इसे जंगल में किसी चीज ने काट लिया है, ये बेहोश हो गया है। ब्रजमोहन काका के शरीर पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से खरोंच दिया हो। दादी सही कह रही थी, इस जंगल में कुछ तो है। मुझे भी तो लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई रहस्य। राधिका दादी की कहानियां याद करती है, उस शापित राज्य की, जो इसी जंगल के भीतर कभी सालों पहले बसा हुआ था। कहा जाता है कि वहां के राजा ने किसी जिंद को धोखा दिया था और उसी श्राप के कारण पूरा राज्य नष्ट हो गया था। कहीं वही जिंद तो वापस नहीं आ गया? वो ठान लेती है कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि आगे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। उधर गांव वाले भी इसी चिंता में थे कि आखिर कौन हो सकता है, क्या ये वही जिंद है? हमें कुछ करना होगा। अगर वो ही जिंद सच में वापस आ गया है तो पूरा गांव खतरे में है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जिंद इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। हमें डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर जिंद से बच सकते हैं। मेरी दादी ने मुझे जिंद के बारे में बहुत कुछ बताया है। वो सिर्फ रात में बाहर आता है, उसे आग से डर लगता है। हमें अपने घरों के बाहर मशालें जलानी होंगी और गांव के चारों तरफ सरसों के तेल से सुरक्षा रेखा बनानी होगी। ये उसे गांव में घुसने से रोकेगी। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते हैं। सभी अपने अपने घरों के बाहर मशालें जलाते हैं और गांव के चारों तरफ तेल छिड़कते हैं। लेकिन राधिका को इस रहस्य को और गहराई से समझना है, इसीलिए वो अकेले जंगल जाने का फैसला करती है। रात का समय, हल्की चांदनी जंगल में फैली हुई है। राधिका दबे कदमों से जंगल में प्रवेश करती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ रही थी। मुझे पता लगाना होगा कि ये जिंद सच में है या सिर्फ कोई डराने की कोशिश कर रहा है। वो एक बड़े पुराने पेड़ के पीछे छुप जाती है। सामने घनी झाड़ियों में हलचल होती है। अचानक वहां एक परछाई उभरती है। राधिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपने सामने जिंद को देखती है। लंबा, दुबला पतला शरीर, तेज लाल चमकती आंखें, काले धुएं से बना अजीब सा चेहरा और लंबे नुकीले पंजे। उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं बल्कि किसी दानव जैसी थी। ये तो सच में है। धीरे धीरे जिंद हवा में तैरता हुआ एक दिशा में बढ़ता है और उसके कदमों के नीचे की जमीन काली पड़ने लगती है। राधिका उसकी हरकतें देख रही होती है। तभी जिंद अचानक ठिठक जाता है। उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं, मानो उसने किसी की मौजूदगी महसूस कर ली हो। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। जिंद कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर अचानक जंगल के अंधेरे में
गायब हो जाता है। राधिका सांस रोककर बैठी रहती है। उसकी आंखों में डर और दिमाग में हजारों सवाल थे। वो जल्दी से गांव की ओर भागती है। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये श्रापित राज्य का ही कोई हिस्सा है। लेकिन ये वापस क्यों आया? इसका मकसद क्या है? राधिका घबराई हुई वापस गांव लौट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा सवाल थे। अगली रात गांव में एक और अजीब घटना हुई। हर घर का सरसों का तेल अचानक खत्म होने लगा। ये कैसे हो सकता है? कल रात तक सबके पास काफी तेल था। ये जिंद की चाल है। वो चाहता है कि आज रात हम उसकी ताकत के सामने कमजोर पड़ जाएं। गांव में दहशत फैल जाती है। रात के अंधेरे में राधिका आकर बोली, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सब मेरे घर चलो, वहाँ मशाल जल रही है, हम सब वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। गांव वाले राधिका की बात मानकर उसके घर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन राधिका खुद गांव के बीच में खड़ी रह जाती है। लगभग सभी गांव वाले राधिका के बड़े घर में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही राधिका जाने लगती है, अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ हिलने लगे। अरे राधिका बेटा, तू भी जल्दी घर में चल, क्या पता वो नरबख्शी जिंदा आ जाए। मेरी चिंता मत करो, पहले आप सब लोग जाकर छुप जाओ, मैं उससे तेज भाग सकती हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं गांव में सबसे तेज भागती हूँ, तो जिंद को भी पीछे छोड़ दो। गांव का एक बूढ़ा गिर जाता है। राधिका उसके पास जाकर उसे उठाती हुई बोली, कोई बात नहीं काका, आप डरो मत, मैं आपको छोड़कर आती हूँ। राधिका तेज तेज कदमों से बूढ़े को छोड़ने चल दी। हवाएं और तेज बहने लगी, किसी के गर्जने की आवाज भी बढ़ने लगी। राधिका बूढ़े को लेकर घर में आ जाती है। उसे याद आया कि उसकी दादी तो बाहर गई हुई है और वो उसे लेने के लिए निकल पड़ती है। अरे बेटा, कहाँ जा रही है? मत जा, लगता है जिंद आ गया है। मत जा बेटी, मत जा। नहीं, मैं दादी को लेकर ही आऊंगी। ये कहती हुई बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंची, तभी घने अंधेरे से एक लंबी परछाई उभर गई। जिंद आ चुका था। उसकी चमकीली लाल आंखें सीधे राधिका को देख रही थी। इंसानों की लड़की, तुझे डर नहीं लगता जो मेरे रास्ते में आ खड़ी है? डरते वो हैं जिनके पास कुछ खोने का डर हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जिंद जोर से हंसता है और फिर बिजली की तेजी से राधिका की ओर बढ़ता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि राधिका की छिपी हुई शक्ति जागने लगती है। अचानक राधिका के शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगती है। उसके अंदर एक नई शक्ति जाग उठती है। उसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई और छिपा था, कोई बहुत ताकतवर। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है और अगले ही पल राधिका जोर से दहाड़ती है। उसके शरीर में बदलाव होने लगता है और देखते ही देखते वो एक शेरनी में बदल जाती है, तेज, शक्तिशाली और अजय। जिंद चौंक जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इस तरह उसकी शक्ति का सामना कर सकेगा। ये क्या है? राधिका अब एक शेरनी की तरह जिंद पर झपट पड़ती है। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है। जिंद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका की ताकत उसके सामने ज्यादा थी। गांव वाले भी अपने घरों में झांककर ये चमत्कारी नजारा देख रहे थे। ये राधिका है? राधिका जिंद को जमीन पर गिरा देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिंद अचानक धुएं में बदलकर भाग जाता है। राधिका वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है। वो हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। गांव वाले दौड़कर उसके पास आते हैं। बेटी, तूने ये क्या किया? ये शक्ति तुझे कहाँ से मिली? राधिका खुद भी हैरान थी। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर ये शक्ति कैसे आई, लेकिन अब एक बात तो साफ थी, वो एक आम लड़की नहीं थी। क्या राधिका को अपनी असली पहचान का पता चलेगा? जिंद को कौन भेज रहा है?
जानने के लिए जुड़े रहिए शापित राज्य का रहस्य के अगले भाग में। राधिका हाँफ रही है। उसके शरीर से अभी भी ऊर्जा की हल्की चमक निकल रही है। गांव वाले अविश्वास और डर से उसे देख रहे हैं। बेटी, तूने ये क्या किया? ये शक्ति तुझे कहां से मिली? राधिका खुद भी अचंभित थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मानो उसके शरीर में एक अनजानी शक्ति दौड़ रही हो। ये कोई आम बात नहीं है। हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें इस शक्ति का सच जानना होगा। कहीं ये श्राप का असर तो नहीं? गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगती है। कुछ लोग राधिका को देवी का अवतार मान रहे थे, तो कुछ डर रहे थे कि कहीं वो खुद जिंद की तरह कोई श्रापित आत्मा ना हो। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर ये ताकत कहां से आई? क्या सच में मैं आम इंसान नहीं हूँ? राधिका अपने उस जगह जाती है जहां उसकी दादी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, बेटा, मुझे तुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। अब समय आ गया है कि तू अपनी असली पहचान जाने। असली पहचान? असली पहचान? दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी धीरे धीरे अलमारी से एक पुरानी किताब निकालती है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर कुछ रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे, जिसमें हमारी पीढ़ी का सच लिखा है। ये वो किताब है। राधिका किताब को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। उसमें एक पुरानी कहानी दर्ज थी, श्रापित राज्य की कहानी। तेरे पिता उस राज्य के अंतिम उत्तराधिकारी थे। वो इस गांव में आकर बस गए थे, लेकिन तुझे बचपन से ही इस सच से दूर रखा गया। यानी मैं उस श्रापित राज्य की राजकुमारी हूँ? मैं? हाँ, वो तेरी जन्मजात शक्ति है, और जो शक्ति तेरे अंदर जागी है। तो क्या जो इस श्राप को खत्म कर सकती है, मैं वही हूँ? हाँ, लेकिन जिंद तुझे नहीं छोड़ेगा। वो तेरी शक्ति को खत्म करना चाहता है। एक अंधेरी गुफा में जिंद घायल अवस्था में बैठा है। उसकी आंखें क्रोध से जल रही हैं। वो लड़की, वो हमारी योजना के आड़े आ रही है। ये संभव नहीं है। गुफा के कोने से एक रहस्यमयी आकृति सामने आती है। उसकी आंखें भी चमक रही थी, लेकिन जिंद से भी ज्यादा डरावनी। वो सिर्फ लड़की नहीं, राजा आदित्य की बेटी है। अगर वो अपनी पूरी शक्ति को पहचान गई तो हमारा अंत निश्चित है। तो हमें उसे रोकना होगा। अब समय आ गया है कि हम उसे उसके डर से ही हराएं। वो अपने माता पिता के सच को नहीं जानती, और वहीं से हमें वार करना होगा। राधिका जंगल में अकेले खड़ी थी। उसके भीतर हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब डर की जगह एक अलग दृढ़ता थी। अगर मुझे अपने राज्य की रक्षा करनी है तो मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचानना होगा। राधिका जंगल में आगे की तरफ बढ़ती है। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजती है। तू जितना आगे बढ़ेगी, उतना ही अपने अतीत के दर्द से गुजरेगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? मैं तैयार हूँ। जंगल में एक नया रहस्य खुलने वाला था, और राधिका की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। राधिका जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। हल्की धुंध फैली हुई थी और हर तरफ अजीब सी शांति थी, लेकिन उसे एहसास था कि वो अकेली नहीं है। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? लेकिन ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अचानक पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा साधु प्रकट होता है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अपार ज्ञान की चमक। आखिरकार तू आ ही गई राजकुमारी। आप मुझे जानते हैं? तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आ, तुझे तेरे अतीत का सच दिखाता हूँ। साधु अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है। अचानक चारों ओर धुंध घनी हो जाती है और सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट होती है। उसमें धीरे धीरे
एक महल की छवि उभरती है, भव्य, स्वर्ण जनित, लेकिन वीरान। जिसे श्राप लगा, ये वही राज्य है। राधिका अतीत की दुनिया में पहुंच चुकी थी। महल के अंदर एक सभा लगी थी, जहां राजा आदित्य, राधिका के पिता, अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने जिंद खड़ा था, लेकिन तब वो किसी राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक मानव के रूप में था। राजा आदित्य, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे जिंद। मैं तुम्हें इस राज्य में नहीं रहने दे सकता। तो मैं इस राज्य को श्राप देता हूं। जब तक मेरे वंशज जीवित रहेंगे, तुम्हारे राज्य को पुनः बसने नहीं दूंगा। जैसे ही जिंद ये कहता है, एक काला तूफान महल पर टूट पड़ता है। लोग चीखने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरा राज्य राख में बदल जाता है। राधिका पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। यानी जिंद सिर्फ एक आत्मा नहीं जो मेरे परिवार पर लगाया गया था, बल्कि एक श्राप है। और अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस श्राप को तोड़ सकती है या नहीं। गांव में हलचल मची हुई थी। आसमान में काले बादल छा गए थे। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि हवा में जिंद की गर्जना गूंज रही थी। वो आ गया, जिंद आ गया। गांव के बीचों बीच जिंद प्रकट होता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। उसकी आंखें जल रही थी। मैं लौट आया हूं और अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। गांव वालों में हाहाकार मच जाता है। लोग अपने घरों में छुपने लगते हैं, लेकिन तभी नहीं जिंद, इस बार तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। सबकी नजरें जंगल के उस रास्ते पर जाती हैं, जहां से राधिका धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। तो आखिर तूने अपनी शक्ति को पहचान लिया। हाँ, और अब मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। जिंद गुस्से में गरजता है और राधिका की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन इस बार राधिका भागती नहीं, बल्कि अपनी जगह पर डटी रहती है। जैसे ही जिंद उसके करीब आता है, वो अपनी हथेली उठाती है और उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। जिंद चीख उठ जाता है और उसकी परछाइयां जलने लगती हैं। नहीं, ये संभव नहीं। ये उसी अंधकार का अंत है जो तुमने मेरे राज्य पर थोपा था। धीरे धीरे जिंद की चीखें कम होती जाती है और अंततः वो एक राख के गुबार में बदलकर हवा में विलीन हो जाता है। गांव में शांति छा जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। तूने हमें बचा लिया बेटी। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, श्राप खत्म हो चुका है। सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी साधु फिर से प्रकट होता है। नहीं, ये अंत नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है। क्या मतलब? जिंद के पीछे जो शक्ति थी वो अभी भी जीवित है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली युद्ध तो अब शुरू होगा। राधिका की आंखों में चिंता और जोश का मिश्रण था। वो जानती थी कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगर जिंद के पीछे कोई और शक्ति थी तो वो कौन है, और उसने श्राप क्यों दिया? समय आ गया है राधिका, तुझे अपनी असली पहचान और अपनी असली शक्ति को पूरी तरह समझना होगा। लेकिन मेरी शक्ति आई कहां से? मैं एक साधारण लड़की थी, फिर अचानक से ये सब कैसे हुआ? साधु अपनी छड़ी घुमाता है और एक नीला प्रकाश प्रकट होता है। उसमें धीरे धीरे एक आकृति बनती है, एक दिव्य स्त्री जिनके सिर पर मुकुट था और आंखों में अपार तेज। ये तेरी माँ रानी देवयानी थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि देवताओं के वंश की थी। उनकी शक्ति तुझमें समाई हुई थी, लेकिन तुझे इसे जागृत करना था। मेरी माँ? राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था और दादी भी उनकी ज्यादा बातें नहीं करती थी। तुझे जो शक्ति मिली है वो सिर्फ जिंद को हराने के लिए नहीं थी। तुझे एक और बड़े खतरे का सामना करना होगा। कौन सा खतरा? साधु अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है। एक दृश्य प्रकट होता है, एक काला महल जिसके चारों ओर बिजली चमक रही थी। महल के सबसे ऊपरी हिस्से में एक सिंहासन पर कोई बैठा था। राधिका ध्यान से देखती है। वो व्यक्ति एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी अंधकार था। उसकी उपस्थिति से ही डरावनी लहरें उठने लगती हैं। यह है कालदूत, जो जिंद से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो इस श्राप के पीछे का असली कारण है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो तुझे खत्म करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ तू ही उसके अंत का कारण बन सकती है। सब कुछ बताकर साधु वहां से गायब हो जाता है। गांव में रात का समय, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन राधिका का मन अशांत था। अगर कालदूत मुझसे डरता है तो वो जरूर मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगा। तभी अचानक गांव की हवा बदल जाती है। तापमान गिरने लगता है और दूर से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगती हैं। राधिका दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि गांव के किनारे पर एक अजीब काले धुएं से बनी आकृति खड़ी है। ये क्या है? वो धीरे धीरे आकार लेने लगती है और एक मानव रूप में बदल जाती है। लंबा कद, गहरे लाल आंखें और उसके चारों ओर रहस्यमयी धुंध फैली थी। आखिर मिल ही गए हम राधिका। तू कौन है? मैं वही हूं जिसने जिंद को बनाया था, लेकिन जिंद सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो अब शुरू होगा। राधिका का शरीर तनाव में आ जाता है। वो जानती थी कि लड़ाई जिंद से ज्यादा कठिन होने वाली है। अगर तुझे मुझसे लड़ना है तो सामने आ। इतनी जल्दी नहीं राजकुमारी। मैं चाहता हूं कि तू खुद मेरे पास आए, अपने अतीत के महल में। मुझे अपने पूर्वजों के महल जाना होगा। यह आसान नहीं होगा राधिका। ये महल अब कालदूत का गढ़ बन चुका है। वहां पर हर तरफ अंधकार है। अगर मैं नहीं गई तो ये खतरा कभी खत्म नहीं होगा। साधु मुस्कुराता है और उसे एक चमकती हुई तलवार देता है। ये अग्नि कृपाण है, जो सिर्फ देववंश की संतान ही चला सकती है। ये कालदूत के अंधकार को नष्ट करने के लिए बनी हुई है। राधिका तलवार को देखती है और उसकी पकड़ को महसूस करती है। उसे लगता है जैसे तलवार खुद उसे पहचान रही थी। मैं तैयार हूं। गांव के कुछ बहादुर युवक और उसकी दीदी भी उसके पास आ जाते हैं। बेटिया, तू अकेली नहीं जाएगी। राधिका और उसके साथियों का दल रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रहा था। रास्ता कठिन था, हर ओर सूखे पेड़, रहस्यमयी साए और हवा में फैला अजीब सा डर। दादी, ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। डर मत बेटा, जब राधिका साथ है तो कुछ नहीं होगा। राधिका तलवार को कसकर पकड़ती है और आगे बढ़ती है, लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती है। चारों ओर अचानक काले धुएं का कुहासा छा जाता है। पेड़ हिलने लगते हैं और जमीन पर गहरी दरारें पड़ने लगती हैं। संभल जाओ। तभी सामने से कई परछाइयां उभरती हैं। ये छाया योद्धा थे, बिना चेहरे वाले, सिर्फ अंधकार से बने हुए सैनिक, जो कालदूत की रक्षा के लिए तैनात थे। कोई भी जीवित नहीं जाएगा। तुमको मुझे रास्ता देना होगा। छाया योद्धा उसकी बात को अनसुना कर राधिका और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। गांव के लोग मशाले लेकर लड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन छाया योद्धाओं पर उनका असर नहीं होता। हमारी तलवारें इन पर असर नहीं कर रही। राधिका अचानक कुछ महसूस करती है। अग्नि कृपाण, यही इन अंधेरे योद्धाओं का अंत कर सकती थी। हमारी राधिका जीत रही है। वो पूरी ताकत से तलवार घुमाती है और जैसे ही वो छाया योद्धाओं को छूती है, उनका राख बन जाते हैं। देखते ही देखते पूरी सेना राख में बदल जाती है। उसके बाद महल का प्रवेश द्वार खुलता है। राधिका और उसके साथी अंदर प्रवेश करते हैं। महल अब भी भव्य था, लेकिन हर कोने में अंधकार फैला था। उनके अंदर जाते ही हवा में एक अजीब सी कंपन होती है। दीवारों पर टंगे झंडे खुद ब खुद जलने लगते हैं। कालदूत यहाँ है। राधिका समझ जाती है कि यहाँ पर कालदूत है। सिंहासन के पास काले धूल से बनी आकृति प्रकट होती है। वो धीरे धीरे आकार लेती है और एक पुरुष में बदल जाती है। तो आखिरकार तू यहाँ आ ही गई राजकुमारी। मेरा नाम मत ले। तूने मेरे पूर्वजों का साम्राज्य नष्ट किया, मेरे परिवार को मारा। आज मैं तुझे खत्म करने आई हूँ। कालदूत हंसता है, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध झलकता है। तुझे लगता है सिर्फ तलवार से मुझे हरा देगी? वो अपने हाथ उठाता है और अचानक महल की जमीन से काले नाग उभरने लगते हैं जो आग उगल रहे थे। गांव के लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन राधिका अडिग रहती है। मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा है। वो तलवार से आग को काटते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कालदूत अचानक हवा में गायब हो जाता है और बिजली की तेजी से उसके पीछे प्रकट होता है। राधिका संभल नहीं पाती और कालदूत उसे जमीन पर पटक देता है। राधिका! कालदूत उसकी गर्दन पकड़कर उठाता है। देख, तू मुझसे नहीं जीत सकती है। अंधकार हूं मैं, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। राधिका हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करती है और जोर से दहाड़ती है। अचानक उसके माथे पर एक दिव्य चिन्ह उभरता है, अग्नि देवी का प्रतीक। कालदूत अचानक पीछे हटता है। नहीं, ये कैसे संभव है? राधिका का शरीर चमकने लगता है। उसकी तलवार एक दिव्य प्रकाश से भर जाती है। अब तेरा अंत निश्चित है कालदूत। वो तलवार उठाकर कालदूत पर वार करती है। तलवार उसके शरीर को छूते ही कालदूत चीख उठता है। उसका शरीर जलने लगता है। नहीं, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता। सूरज हर रात के बाद उगता ही है। एक आखिरी वार करते ही कालदूत का शरीर जलकर राख बन जाता है। उसके साथ ही महल का अंधकार भी मिटने लगता है। सूरज की पहली किरण महल पर पड़ती है। अंधकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तूने हमारे पूर्वजों का बदला लिया बिटिया। राधिका अपनी तलवार को जमीन में गाड़ देती है। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, जो हमेशा अंधकार को ये रोशनी की जीत थी। महल अब फिर से उज्जवल हो चुका था और राधिका को अपनी असली पहचान मिल चुकी थी। वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की महान रानी थी।